मेंटलिस्ट और माइंड रीडर सेम होता है? तो मैंने ये मूवी का नाम यहाँ लिखा है, ऐसे चेंज नहीं कर सकता। पहली बार आपने ये नाम आज सुबह से मूवी का किसी को नहीं बोला है। आप पहली बार बताइए कि इस मूवी का नाम क्या है और फिर आप मेरा हाथ खोल के देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। What? आप वापस से स्टॉप बोलिए। Stop. जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड, डोंट फॉरगेट इट। आप रख लीजिए। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बट सोचना जरूर है आपको ये वर्ड। सोच रहे हो? तो आपको एक 2 डिजिट का नंबर सोचना है, विच मीन्स 11 से लेके 99 के बीच। तो वो जो 2 डिजिट नंबर है आप ऑडियंस को और मुझे सबको बता सकते हैं। इट्स फाइन। Oh my God. नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा में आज हमारे साथ हैं एम। जी हाँ, एम, क्योंकि ये अपना असली नाम फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन एम की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। ये करिश्मा कोच रहे हैं, इन्होंने याहू और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया है, ये टूरिस्ट गाइड रहे हैं, ये हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और आज की तारीख में ये एक मेंटलिस्ट हैं। अब मेंटलिस्ट क्या होता है भाई, मुझे तो करिश्मा कोच क्या होता है ये भी नहीं पता। सो ये सारी बातें जानने के लिए और इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको इनका असली नाम भी पता चल जाए, तो पूरी लाइफ जर्नी जानते हैं एम की। एम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप अपना असली नाम क्यों नहीं बता रहे हमको। जी, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हॉबी से एक फुल टाइम चीज़ बनेगा। और मैं एक आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल बैंक्सी, उनसे बहुत प्रभावित था और मुझे लगता था कितना सही है कि उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की जो क्रिएशंस हैं वो $thousands of dollars में बिकती हैं। अगर उन्होंने किसी दीवार पे आर्ट बना दिया तो दीवार उखाड़ के लोग बेच देते हैं, ये सब चीज़ें। और कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि जितना मुझे याद है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी है, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि वो कौन है। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर था कि यार हमारा तो फुल टाइम जॉब करिश्मा कोच है या हम एक कन्वेंशनल जॉब कर रहे हैं, ये एक साइड में चल रहा है, पर कितना अच्छा होगा इसके बारे में किसी को ना पता। एक मिस्टीरियस फिगर और मेंटलिज्म और ये सब चीज़ें, थोड़ा मिस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वैसे वो स्टार्ट हुआ। हालांकि अभी जो रीज़न है वो दूसरा है कि हो सकता है मैं एक बड़ा शो होपफुली साइन करूँ और वो लॉन्च हो, तो वो लोग चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी अभी छुपी हो रहा है। ठीक है, कोई ना, आइडेंटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम ये करते हैं ना वो इतना अमेजिंग है। जितनी देर में ये आए हैं यहाँ और हमसे बात हुई है, ऑफ कैमरा ही ये मुझे 2-3 बार चौंका चुके हैं, तो ये आप सबको भी चौंकाएंगे। एक ट्रिगर है, फिर अगला सवाल पूछिए। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग मैं सिंपल एग्जांपल ऑफ माइंड रीडिंग करता हूँ। तो अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो बुक है, ऑब्वियसली पहले तो वेरीफाई कर लीजिए कि इसके हर पेज का जो वर्ड है पहला, लेट्स से वो डिफरेंट है। मतलब हर पेज पे कोई भी वर्ड, फर्स्ट वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा, राइट? पहला होना तो नहीं चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। आराम से आप देख सकते हैं, मतलब वैसे तो नहीं है, बट हर वर्ड डिफरेंट है जब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड। सो एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी पैलेस का, मेंटलिज्म में शर्लॉक होम्स से इंस्पायर्ड है कि आप कोई एक बुक उठाते हैं और ऑलमोस्ट उसके सारे पेज नंबर थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक एक्सप्लेनेशन है कि मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ आपको अच्छा लगे आपको स्टॉप बोलना है। जब आपको अच्छा लगे, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ स्टॉप बोला, तो ये फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है। और हम कैमरा को भी दिखा सकते हैं अगर जूम करना चाहें, पर बहुत मेक श्योर करिएगा कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि यार नहीं ये तो बहुत आगे चला गया पेज, तो हम 2-3 बार करेंगे तब तक जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, राइट? सो लेट्स टेक आवर टाइम, टेक योर हैप्पी, जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड, डोंट फॉरगेट इट। फर्स्ट वर्ड हियर, कैमरा को दिखा दें, हाँ, भूलिए नहीं। या हो गया जूम। अब मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहता, आप खुद रख लें, इसे बंद कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अब सिंपल जो भी वो वर्ड है आपको इमेजिन करना, एक बड़ा सा यहाँ बोर्ड है, एक बड़ी सी स्क्रीन है, मूवी स्क्रीन, और ये वर्ड वहाँ लिखा है अब बड़े बिग ब्लॉक लेटर्स में। सो फॉर एग्जांपल अगर ये वर्ड लेट्स से टाइगर है तो TIGER आपको सोचना है, विजुलाइज करना है और पहले लेटर पे फोकस करना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Sometimes we look at micro expressions also. I think the first letter is W. What do you say? And are you right-handed or left-handed? Right. Okay, give me right hand, like a handshake. आपको ये word repeat करना है अपने mind में, like really you have to scream it. Really scream it only in your mind. Feels like a very short word, 4 letters. 4 letters with WITH. Yeah. So you can try and do such things. ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे
इफेक्ट्स हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, कैरिज्मा कोच और मेंटलिस्ट दोनों बड़े भारी भरकम शब्द हैं, तो पहले तो अपने व्यूअर्स को हम समझा देते हैं कि कैरिज्मा कोच क्या होता है और मेंटलिस्ट क्या होता है। बिल्कुल। सो जैसा आपने बताया, मेंटलिज्म और या बीइंग अ मेंटलिस्ट इज़ माय करंट प्रोफेशन। आज से 5 साल पहले मैंने करिश्मा कोचिंग छोड़ दी थी। और करिश्मा कोचिंग, लाइक द नेम सजेस्ट, बहुत सारे लाइफ कोचेस होते हैं, लीडरशिप कोचेस होते हैं, उसी का एक एक्सटेंशन है कि करिश्मा कोचेस जनरली, जैसे हम बोलते हैं, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं ये, और हर व्यक्ति करिश्मेटिक है इंग्लिश में, पर हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वैसा पैदा हो और या बचपन से रहे। तो कई बार लोगों को सीखना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो मेरा काम ये था कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते थे जिनकी वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती थी। अक्सर CXOs होते थे, कोई एंटरप्रेन्योर्स होते थे कि यार हम बिजनेस सेटिंग्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेटिंग में हम कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, क्योंकि कई बार आपको ऑन द गो फ्लाइट में कनेक्शंस बनाने हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको पोटेंशियल और क्लाइंट्स ढूंढने एंड सो ऑन। तो मेरा काम था कि उनका जो करिश्मा कोशेंट है, जैसे IQ होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट CQ होता है, तो ऐसे CQ नाम की एक टर्म है और US में आई थी। तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ करिश्मा कोच इन 2014। तो 2014 से 2017 के बीच मैं इंडिया से शुरू किया। 1 साल के अंदर मुझे UAE से लकीली कुछ इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं दुबई चला गया, वहाँ से फिर लंदन चला गया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी, इसमें लक का बहुत बड़ा हाथ रहा, सेरेंडिपिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा। हालांकि थोड़ा टैलेंटेड मैं भी हूँ, बट ज़्यादातर लक रहा इसमें। तो बट करिश्मा कोच, और आप बिल्कुल ठेठ इंदौरी लड़के हैं। बिल्कुल। लकीली मैं इंदौर जब बहुत छोटा था, तब मतलब कम उम्र में छोड़ दिया था, तो थोड़ा बाहर का जो एक, जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर होना, बड़े शहर का, पला बड़ा तो मैं इंदौर में ही। इंसिडेंटली मैंने सेंट पॉल्स से पढ़ाई की, जो जहाँ जाकिर खान जो ने भी पढ़ा है। बट पॉइंट इज़ कि मैंने 12th के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था, और मैं लकी था कि मुझे 18 की एज में फुल टाइम जॉब मिल गई। एक मीडिया कंपनी थी, पोर्टल्स जो होते हैं जैसे, उसमें webdunia.com टू बी प्रिसाइज। और फिर वहाँ से जब मुझे जॉब मिल गया और मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो घर वालों को लगा कि उनका बिल्कुल होप नहीं थी कि इनफैक्ट मुझे 10th की याद है कि मुझे कंपार्टमेंट आया था। तो फाइनली 12th में भी मैं फ्लंक हुआ, मैंने 12th रिपीट की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़राब स्टूडेंट रहूँगा मैं। तो जब मुझे जॉब मिल गया तो घर वालों ने बोला कि चलो जॉब ही के लिए पढ़ रहे थे, तो ठीक है, कुछ ना कुछ। और फिर वन थिंग लेड टू अनदर। वो 12th के बाद पढ़ाई की या नहीं की? ग्रेजुएशन नहीं किया आपने? ग्रेजुएशन मैं US वीज़ा के लिए अप्लाई करना था उस कंपनी में, याहू के लिए। तो मैंने, ऐसे होता है ना डिस्टेंस लर्निंग टाइप का एक फॉर्मेलिटी वाला आर्ट्स लेके, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं पढ़ाई की, तो मैं पर्सनली, मुझे लगता है मैं 12th। ऐसा व्यक्ति करिश्मा कोच कैसे बन सकता है? आपने खुद कैसे सीखा? सो करिश्मा कोच ऐसा, क्योंकि ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2007-2008 की, तब तो मैं नॉर्मल जॉब करता था एक IT कंपनी में, जैसा मैंने कहा। तो पहला जॉब मीडिया कंपनी में था, वहाँ पर बहुत सारे उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो वहाँ कई बार ऑन साइट काम करने का मौका मिला। मैं 19 साल की उम्र में मुंबई में धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी है, जब वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाले फ़ोन्स लॉन्च हुए थे, ब्लू कलर की स्क्रीन्स ऑन सो ऑन, तो उसमें ऐप डेवलपमेंट होता था, तो उसमें काम करने को मिला। मैं कंटेंट वगैरह करता था एंड सो ऑन। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से फिर अगले जॉब्स मिलते गए, और थोड़ा मैं काफ़ी सीखता रहा। मैं समझना ही चाह रही हूँ कि आपको कैसे पता चला? मतलब उस ज़माने में हमें तो नहीं पता था करिश्मा कोच जैसी कोई चीज़ होती है। सो जो आपने कहा 2010 करिश्मा कोचिंग के बारे में मुझे पता चला 2014 में पहली बार। तो उसके पहले के जो मेरे 10 साल का करीब कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था अप्रॉक्सीमेटली, उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हर बार नए शहर में होता था, मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे। तो मैं एक चीज़ करता था जो कि कनेक्टेड है मेरे पहले पार्ट टाइम जॉब से, जहाँ मैं एक टूरिस्ट गाइड था इंदौर में। तो इंदौर में एक म्यूज़ियम, एक ज़ू है आमने सामने, और मैं स्कूल ड्रेस में 10th में, क्योंकि मैं बहुत शाय था, तो मेरा था कि मैं फॉरेनर्स कभी कभी आते हैं तो उनको शो अराउंड करता था फ्री में। तो जब मेरा जॉब लगा, मैंने कहा यार मैं अगर टूरिस्ट से बात कर सकता हूँ आगे होके कि सर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वो, लाइक शहर दिखा देता हूँ ये वो, तो मुझे लगा कि मुझे खुद से ही लोगों को अप्रोच करना चाहिए। तो जो लोग कॉफ़ी शॉप, so मेरा लिटरली ये रूटीन होता था कि मैं बैंगलोर जब गया फॉर एग्जांपल, तो मैं गरुड़ा मॉल है और बहुत सारे मॉल्स हैं, तो मैं वीकेंड सैटरडे संडे सुबह उठ के निकल जाता था कि कॉफ़ी बाहर, ब्रेकफास्ट बाहर करूँगा, लंच बाहर करूँगा, डिनर बाहर करूँगा, और किसी ना किसी से छोटी मोटी स्मॉल टॉक और ये करूँगा। और वो मैंने इतने साल किया, तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे यू गेट अ हैंग ऑफ इट, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हाँ। अगर 10 एवरेज 4-5 लोगों से आप नए बात कर रहे हो, कभी स्मॉल टॉक है तो 5 मिनट है, कभी 15 मिनट है, कभी आप एयरपोर्ट पे हो तो पड़ोस मतलब जो वेट कर रहे हैं तो किसी से स्मॉल टॉक शुरू कर दी, तो वो मैं कॉन्शियसली किया। बट हर कोई आपसे बात करना चाहता नहीं ना, कई बार आप शुरू भी कर रहे हैं तो। बिल्कुल, तो इसी का एक फॉर्मूला है बेसिकली। तो जब मैं धीरे धीरे जब मैंने ये फिगर आउट किया, तब जब मैंने करिश्मा कोचिंग के बारे में जाना पढ़ा 2014 में, तब मुझे रियलाइज यार ये तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि व्हाट इज़ करिश्मा, कि एक एबिलिटी टू कनेक्ट विद अ डिफरेंट
इंडिविजुअल, राइट? किसी और आदमी से आप इंस्टेंटली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से रैपो बिल्ड कर सकते हैं, एकदम से दोस्त बन जाते हैं, या वो चाहते हैं आपसे टच में रहना, आपके साथ दोस्ती करना, हैंग करना, ये सब। तो वो पूरा करने का एक ऑलमोस्ट लाइक अ मैनुअल कह सकते हैं कि हमें हर चीज़ सिखाई गई है बचपन से स्कूल में कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये जर्नलिज्म का कोर्स करो, लेकिन हमें एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करना कभी नहीं सिखाया गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ एक ही तरीका है, और कुछ को आता है वो नेचुरली, किसी को नेचुरली नहीं आता, तो नहीं तो आता। आपके आसपास कितने लोग होंगे जो आपको फ्रेंड सर्कल में बोलते होंगे कि यार तुम कैसे इतना कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर लेते हो, आप भी तो वही करते हो, राइट? तो वो चीज़ आप बचपन से थे, मैंने बाद में ऐसे इंटेंशनली सीखा। ऑलमोस्ट मैंने अपना एक खुद का सिस्टम बना लिया, 4 स्टेप। सो फ्रॉम सेइंग हेलो और एक्सक्यूज मी टू अ स्ट्रेंजर in a business context, in a social context, in a friendly context, to becoming a friend of sort or winning their trust and connecting with them is a 4-step simple process that you can break down. तो वो मैंने figure out कर लिया था, और उससे फिर clients को result मिलने लगे थे, and one thing led to another. और इतने interactions की वजह से इसके लिए लोग आपको अच्छे से पे करते थे? जी हाँ, काफ़ी। क्योंकि कोई था नहीं ना, तो कई बार मेरे पास एक चॉइस भी थी कि मैं अपने आप को करिश्मा कोच ना कहते हुए कोई और कोच कहूँ, ऑलरेडी जो हैं लीडरशिप कोच कहूँ। पर मुझे पता था कि फिर इट्स बेटर टू बी नंबर 1 इन योर स्मॉल नीश। फिर मैंने जेन्युइनली लोगों को कहना किया कि मैं इंडिया का पहला करिश्मा कोच हूँ। तो कुछ आर्टिकल्स आए जिसमें शुरू में मैंने ही कहा लोग यार मैं पहला हूँ इंडिया का और कोई नहीं है। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि अरे, शुरू के आर्टिकल्स आए कि ये क्लेम करते हैं ऑलमोस्ट कि ये पहले हैं। फिर धीरे धीरे 1-2 आर्टिकल्स के बाद, जैसे आउटलुक बिजनेस में एंड सो ऑन, फिर उन्होंने खुद से लिखना शुरू कर दिया कि ये भारत के पहले हैं। तो धीरे धीरे वो जर्नी। फिर आपका यही काम आपको लंदन लेकर गया? जी हाँ। और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जी, उस घटना ने आपको एक मेंटलिस्ट बना दिया। तो वो घटना बताइए। जी, घटना ऐसी है कि बहुत सारे यूरोपियन जो शहर हैं, इंक्लूडिंग और इवन यूके एंड यूएस, वहाँ पे एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस का कल्चर है, कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है। और तो मैं लेस्टर स्क्वायर और साउथ बैंक, ट्रफलगर स्क्वायर, इन जगहों के आसपास काफ़ी काम के सिलसिले में जाता था। तो एक दिन मेरी मीटिंग्स कैंसिल हो गई थी, कुछ था नहीं, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं रुक गया एक परफॉर्मेंस देखने के लिए। और वहाँ पे एक मेंटलिस्ट और हिप्नोटिस्ट टाइप ऑफ अ पर्सन, स्ट्रीट परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि लंदन में इतने टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा और उससे मुझे लगा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबको ही लगता है ना कि अगर आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जादुई सॉर्ट ऑफ चीज़ देखेंगे तो आपको लगता है यार मैं भी सीख लूँ, मैं भी कर सकती हूँ माइंड रीडिंग ये वो। तो मुझे लगा यार ये सीखना चाहिए, थोड़ा टाइम भी है और मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक रहा। तो मैं रुका, बाद में उनसे मैंने बात की उनके ख़त्म होने के बाद परफॉर्मेंस, बट फॉर वट एवर रीज़न वो सही मूड में नहीं थे या नहीं थे। तो मैंने उन्हें कोशिश की, तब मैं थोड़ा एरोगेंट भी था, मुझे लगा कि यार पैसे देखे सीख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होगा वैसा। तो पर वो बहुत ऑफेंड हो गया पैसे की बात पे। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं देख लूँगा, इंटरनेट पे सब कुछ होता है आजकल। फिर घर आके मैंने सर्च वर्च किया, बट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला नहीं उतना, मतलब क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत हैं यूट्यूब पे, राइट? कि आप किसी को बेसिक माइंड रीडिंग कैसे करें, कुछ ट्रिक कैसे करें, ये वैसे करें, हिप्नोटाइज कैसे करें, लेकिन एडवांस चीज़ कुछ नहीं थी। फिर मैंने कुछ बुक्स देखी, तो वो अगले 3-4-5 दिनों मुझे कंज्यूम करता रहा, मैंने टाइम निकाल के इंटरनेट पे। और फिर जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि यार ये तो पूरा एक आर्ट फॉर्म, एक दुनिया है जो ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड वर्ल्ड सी है, जिसके बारे में बाहर नहीं पता लोगों को। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी धीरे धीरे फिर यूके में बहुत सारे परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करते हैं प्रॉपर शोज़, जैसे डेरन ब्राउन हैं, तो उनका वर्क देखा मैंने। उन्होंने कम से कम 10-15 शोज़ बनाए BBC चैनल 4 पे। तो तब तक परफॉर्मर बनने का ख्याल नहीं आया था, बट बस इंटरेस्ट था। तो वो एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, अंटिल आई ट्राइड टू लर्न एंड शो हिम द सेम ट्रिक। और वो ट्रिक जो मेरे हिसाब से माइंड रीडिंग था उस टाइम मैंने सीखा था, वो दिखाया, तो वो बहुत इंप्रेसिव। और उसमें एक चीज़ थी जो उनको नहीं उस टाइम रियल टाइम पकड़ में आई। तो वो बड़ा एक अच्छा 360 डिग्री लाइफ सर्कल मोमेंट। और तब से फिर आपने अपने आप को, हाँ, उसके बाद और भी बहुत सारी, बहुत स्लो रहा हालांकि अगले 2-3 साल, क्योंकि आप एकदम से कैसे कोई आपका काम छोड़ दें जिसमें एक आर्ट फॉर्म में चले जाएं, जिसमें कंफर्म नहीं है कि आप उतने ही पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। तो ऑफकोर्स वो बहुत स्लो रहा। जब मैं फिर बॉम्बे आया, फिर बॉम्बे का कल्चर सीन देखा कि यहाँ पे बहुत सीन उस टाइम मेंटलिज्म का नहीं था, बहुत कम परफॉर्मर्स थे, कुछ एक्सपोजर नहीं था। क्योंकि दिस इज़ 2017, 18, 19, ये 3 साल में। फिर 17 में मैंने देखा कि नहीं है तो थोड़ा ट्राई किया, 18 में फिर और कुछ किया, फिर 18 से आके फुल टाइम मुझे चॉइस लेना था कि ये ऐसी चीज़ें फुल टाइम ही करना पड़ेगा। आप बाहर से नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है वो छोड़ना पड़ेगा जहाँ से आपको एक इनकम आ रही है। तो काफ़ी मुश्किल आई। तो हर बार ऐसा लगता है कि यार चलो वापस चलते हैं लंदन, मतलब ऐसा भी क्या है। वो एक चॉइस थी, लेकिन तब तक आप इतना अंदर, क्योंकि तब मैं हिप्नोसिस सीख रहा था, हिप्नोथेरेपी सीख रहा था उसी दौरान, तो वो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा।
जी नहीं, मैंने सीखा तो यूके में था। अच्छा। लेकिन उसको फिर मैं इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा आप में क्या डिफरेंट है। मान लीजिए अगर आप मेंटली से, आप मेंटली से, तो आप क्या थोड़ा यूनिक कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं टेबल पे नया। तो बहुत इंडिया में तो एटलीस्ट कोई भी रियल जेन्युइन हिप्नोसिस और मेंटलिज्म को कंबाइन नहीं किया था तब तक। इवन अभी भी शायद ही कोई है। तो अल्टीमेटली 140 करोड़ लोग हैं करीब करीब। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंटरनेट, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक हो, एक भी भारतीय नहीं मिलेगा आपको जो वो कर सके जो मैं करता हूँ वाया हिप्नोसिस, उतना एडवांस लेवल पे, एनीवेयर क्लोज। तो वो मुझे बड़ा उसका है। तो इवेंचुअली मैं हिप्नोसिस की फील्ड में ही उसको डीमिस्टिफाई करना चाहता हूँ। उसके बहुत सारे हेल्थ, मतलब कई जगह वो अप्लाई हो सकता है एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। हाँ, तो देखिए, माइंड रीडर एक पार्ट है मेंटलिस्ट का। सो मेंटलिस्ट क्या कर सकते हैं एज अ मेंटलिस्ट क्यों बोलते हैं मेंटल एंड इज लाइक अ परफॉर्मर, राइट? कि आप कोई लोग इल्यूजनिस्ट होते हैं, कोई कुछ और, अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो मेंटलिस्ट का काम ये होता है कि भाई हम एक्सटर्नल प्रॉप्स नहीं यूज़ करते, हम कार्ड्स नहीं यूज़ करते। अगर हम किसी को एंटरटेन करना है तो हम सिर्फ उसका माइंड यूज़ करते हैं, या बेसिक पेन पेपर ये वो। सो दैट्स अ प्रॉप, सो दैट्स द ओनली थिंग। अब उसमें माइंड रीडिंग भी आ जाता है, कभी कभी कुछ प्रेडिक्शन, तो उसमें आप क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। तो माइंड रीडिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। देन इट कुड बी अ प्रेडिक्शन, इट कुड बी समथिंग एल्स, यू नो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटिविटीज। अब यहाँ एक चैलेंज है एम के लिए। मैंने कुछ वीडियोस इनके देखे जहाँ ये लोगों के सन साइन गैस कर रहे थे। अब मेरे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, तो मेरे बारे में या मेरे साथ आप ऐसी कौन सी ट्रिक करेंगे जो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बचपन से जुड़ी हुई कोई चीज़ याद है, जैसे आपने कोई पहली मूवी देखी हो या कुछ ऐसा आपको याद पड़ रहा है जो नहीं हो इंटरनेट पे, या कितने पुराने पीछे जा सकते हैं आप मेमोरी के हिसाब से? अगर मैं पूछूं आपसे, मूवी सोच सकती हूँ मूवीज, ठीक है। तो आपको याद है पहली मूवी जो आपने देखी हो थिएटर में, लेट्स से? चाहे मुझे होश है या नहीं उसको देखेगा, लेकिन मुझे बताया गया है मतलब कि पहली बार थिएटर गए हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए जानना कि यहाँ कोई सेटअप नहीं है, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। ऐसा कुछ नहीं, राइट? क्योंकि ऑडियंस की मैं भावना समझ सकता हूँ। उनको लगता है ये कैसे, क्योंकि हमारा काम ही है टू गुड टू बी ट्रू चीज़ करके दिखाना। और एक और चीज़ मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा कि इट डजंट मेक मी स्पेशल। ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है अगर वो 4-5-6 साल दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ कहनी होगी, अगर मैं इनके साथ चीटिंग करूंगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? तो कुछ भी यहाँ पर प्लांटेड नहीं है। अब जो हो रहा है रिकॉर्डिंग में हो रहा है, ठीक है। आपने मुझसे कहा है कि एक कोई फिल्म जो आपने पहली बार आप थिएटर गए, ठीक है, तो उस फिल्म का नाम सोचना है। और क्या उससे जुड़ी कोई याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जैसे बिना नाम रिवील किए कि मुझे ये याद है कि मेरी माँ बताती है कि हम लोग तुमको पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने गए थे एक छोटी जगह से, तो फिर पापा ने हम लोगों को जाके मूवी हॉल में बिठा दिया था। और वो अनजाने में आपने वो मूवी देखी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बढ़िया। आप उस नाम को आपको सोचना है और आपको ये करना है कि एट दिस पॉइंट ऑनवर्ड आई वांट कि जब आप नाम सोचें तो हम कट ना करें इसको, तो वो और अच्छा रहेगा। तो इस पॉइंट के बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कट ना हो, तो मैं फास्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपको इमेजिन करना एक बड़ा सा बोर्ड है और आपको एक मूवी पोस्टर इमेजिन करना है। अगर उस मूवी का कोई पोस्टर होता या हो तो क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ, है ना, DDLJ। तो आप इमेजिन करिए उस पोस्टर को, उसको कलर दीजिए और उस नाम को दोहराइए अपने मन में। जस्ट रिपीट इट, से इट इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। आई थिंक इट्स अ 1 लेटर मूवी जो मुझे लगता है। आप यहाँ हाँ ना बोल सकते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। मुझे लगता है एक नॉट अ बिग नेम, DDLJ नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप नहीं, कुछ छोटा सा नाम लगता है, राइट? आई विल राइट इट डाउन एंड सी इफ आई कैन गेट इट राइट। क्या मैं एक पेन या कुछ बोरो कर सकता हूँ, स्केच पेन? तो लेट्स सी कि कितना सही रहता है। पेपर भी देना? ठीक है, मैं हाथ पे लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये मूवी का नाम है, आप कैमरा बाद में जूम कर सकते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक मैं ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता था कि आपके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल। तो मैंने ये मूवी का नाम यहाँ लिखा है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? आपको पहली बार आपने ये नाम आज सुबह से मूवी का किसी को नहीं बोला है, कहीं लिख के किसी पर्चे पे नहीं लिखा है, किसी बुक में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, राइट? आप पहली बार बताइए कि इस मूवी का नाम क्या है और फिर आप मेरा हाथ खोल के देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। शोले। शोले, वो मूवी शोले थी। आप देखिए, मेरा हाथ खोलिए, क्या लिखा है इस पे, पढ़ के बताइए ऑडियंस को। लुक अप। ऊपर तो कुछ नहीं है, राइट? What?
आप इसे छू के देख सकते हैं, मैंने अभी नहीं लिखा है ये, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑलमोस्ट मार्कर है। माय गॉड, ये हमारे पास ये मार्कर भी नहीं है। आपके पास ये मार्कर है? ये आपने कब लिखा? नो कमेंट्स यहाँ से। ओह माय गॉड। हाँ, बट शोले पहली फिल्म थी जो मुझे बताया गया कि मैं ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न थी। पे कहीं नहीं आपने ये बात इंटरनेट पर नहीं है, मैंने आई डोंट थिंक कहीं बोली है कहीं। वाह, आप ऐसे बैठे बैठे भी माइंड रीड करते हैं? नहीं, एक्चुअली माइंड रीडिंग इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाट आई मीन इज, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मैं स्पेशल हूँ, पहले चलता था कि मैं माइंड रीडिंग कर सकता हूँ, राइट, मैं कितना कूल हूँ, बट वो आजकल रेलेवेंट नहीं है। तो आइडिया ये है कि देयर इज़ नो रियल माइंड रीडिंग में आपके थॉट्स नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता इनफैक्ट, पर आप उसका एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल माइंड रीडिंग लगे। सो टेक्निकली ये पूरी तरह से साइंटिफिकली किया गया एक्ट है, इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुछ भी इसमें मैजिकल नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते, अगर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे है, या वो सारा आप प्रैक्टिस करें जो मैं कर। आपने मैजिक वर्ड का यूज़ किया ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये माइंड रीडिंग, मेंटलिस्ट और मैजिक ट्रिक्स, क्योंकि हम लोग तो बचपन से वो मैजिकल ट्रिक्स देखते, इसमें क्या फ़र्क है? क्या आप मैजिक ट्रिक्स भी, मतलब मुझे तो ये भी मैजिक ट्रिक ही लग रहा है। बेसिकली मैजिकल लगता है। हाँ। तो पर्सनली मैं मैजिक ट्रिक्स नहीं करता, मैं इल्यूशन नहीं करता, मैं मैजिक शब्द से दूर रहना चाहता हूँ। अभी आई वांट टू स्टे क्लोज टू साइंस। तो मेंटलिज्म भी सिर्फ इसलिए है कि हिप्नोसिस को मैं इससे सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि लोग मेंटलिज्म से हिप्नोसिस की तरफ आएंगे, क्योंकि हिप्नोसिस एक साइंस है, लिटरली इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। इट्स मतलब जितनी हिप्नोसिस पे रिसर्च है, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, उतनी शायद ही किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च हुई है ब्रेन से जुड़ी चीज़ों पे, पर उसकी अवेयरनेस बिल्कुल जीरो है। अच्छा एम, आपकी बातें सुनकर अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक लड़का जो कि 12th में फेल हो गया था ना, 10th में कंपार्टमेंट आई थी, वो आज साइंस की बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर थी, या आपने बहुत एफर्ट किया पढ़ने के लिए, जब उस समय साइंस समझ नहीं आई, आज कैसे आ रही है? जी बिल्कुल सही। एक्चुअली साइंस के इतने सारे लेवल्स हैं, राइट। तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मतलब एकेडमिक बुक्स मुझे अच्छी नहीं लगती थी एकेडेमिया की, बट मैं ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में ही बिताता था। तो मैं नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयस, जूल्स वर्न की सारी फिक्शनल बुक्स, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, सो ऑन, मिस्टीरियस साइंस, ये सब ही पढ़ता था। हमारे घर में 2 या 3 अखबार आते थे, वो सारे पढ़ता था। और लाइब्रेरी में जाके और एक्स्ट्रा, तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहा, जो चेंज नहीं हुआ। बट एक ना एम की बात सुनकर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल पेरेंट्स मिला है कि अपने बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से ये तय मत कीजिए कि वो ज़िंदगी में क्या कर पाएगा या क्या नहीं कर पाएगा। ये हमारे सामने जो बैठे हैं, ये 10th में बहुत ख़राब मार्क्स आए, 12th में फेल हुए, लेकिन आज साइंस की इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं और अपने करियर में आई एम होपिंग कि अच्छा कर रहे हैं और आगे और अच्छा करेंगे। इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं आप अपनी, इसको अगर मैं आर्ट कहूँ या साइंस कहूँ, अब कहाँ ले जाना चाहते हैं? डेफिनेटली ये आर्ट है, बिकज आई डोंट परस्यू इट आर्ट विद साइंटिफिक बैकग्राउंड। हाँ, आर्ट विद साइकोलॉजी कह सकते हैं आप, जी, एडवांस साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि जब मुझे पता चला कि हिप्नोसिस के, हिप्नोथेरेपी के इतने सारे पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक मेडिकली सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, तो इन फ्यूचर आई वांट टू कोलैबोरेट विद सर्टेन पीपल लाइक दिस, मे बी न्यूरो साइंटिस्ट, एंड देन share my practical knowledge with them and together come up with something in different fields जहाँ पर हम लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हिप्नोसिस को पेन मैनेजमेंट में बहुत यूज़ किया जाता था पहले, अभी भी। तो जैसे जब वर्ल्ड वॉर्स होते थे, अक्सर एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाता था, जिसमें आप किसी को ऑपरेट करना है, एम्पुटेट करना है, गोली लग गई, काटना पड़ेगा पैर, ये वो। तो जब एनेस्थीसिया ख़त्म हो जाता था, तो उनको लोग हिप्नोसिस के ट्रांस में डाल के बोलते थे कि पेन नहीं हो रहा है, और फिर ऑपरेट होते थे पूरा। तो ऑब्वियसली सब 100% लोगों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी चांसेस है कि शायद आप एकदम से ट्रांस से बाहर आ जाएं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए हमें आजकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। लेकिन पेन मैनेजमेंट में हिप्नोसिस प्रूवन है। क्विट स्मोकिंग में बहुत हेल्प करता है एज एन एग्जांपल, एंड सो ऑन। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सो लोग ऐसा कहते हैं कि ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। तो आप अपने आप को एज अ हिप्नोटिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट, आपको जस्ट मैं गाइड करता हूँ कि आप इमेजिन करिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड आई एम जस्ट गाइडिंग यू। मैं रियलिटी में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप ही का मन आपको अपने आप को हील कर रहा है, या वो प्रोसेस हो रहा है। और इसको साइंटिफिकली लोगों ने MRI मशीन में डाल के देखा कि हाँ, जेन्युइनली उस समय
ब्रेन में ये एक्टिविटी हो रही है जी. Do you fail sometimes? Yes, when you learn, when you try, and I'm always in stress. Like right now when I was performing, super stressed, but you have to hide it over a period of time. आप थोड़ा learn करते हैं इतने सालों से. बट कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया और वो गलत निकला? बहुत बार हुआ है, बहुत, मतलब अक्सर वो मेरी ही गलती होती है या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. जैसे मैंने बोला पहला वर्ड आपने आखिरी वर्ड देख लिया, कुछ और, कभी कभी जेन्युइन ह्यूमन एरर भी होता है, बट अक्सर होता है, आपको उससे डील करना पड़ता है. और इसीलिए हम कहते हैं कि इट्स नॉट परफेक्ट, राइट. इसके पीछे जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, मतलब आप कहें कि भाई मैं सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सो क्या है, व्हाट इज़ द हार्ड वर्क दैट्स गोइंग इनसाइड? सो वन हार्ड वर्क इज, जैसे किसी भी चीज़ में थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं. So lot of theory, there are like hundreds of books, hundreds of resources इंटरनेट पे जो आप पढ़ते हैं, उससे अपने हिसाब से फिर आपके ब्रेन में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना बाहर निकल, और फिर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें मिक्स होती है, और फिर आप उसको प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं. जो मुझे याद है कि जब मैं यूके में था, लंदन में था, तो मैं 9 बजे रोज़ सुबह निकल जाता था घर से, और क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं यूके में हर जगह, पार्क्स में, और वो सब क्योंकि छुट्टी में होते हैं, अक्सर यंगस्टर्स होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कुछ नया ट्राई करने में, तो उनके साथ ट्राई करना, एक दिन में 20-20, 25-25 लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करना, तब जाके वो सही होता है. और शुरू में तो अक्सर गलत ही होता है, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो, और फिर एक सर्टन लेवल पे जाके आप, मतलब हर बार कई बार परफॉर्म करते हुए आपको एक चीज़ स्ट्राइक होती है कि अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो अभी तक होता है. स्ट्रगल का टाइम दैट्स ओवर नाउ, इतना कर लिया जीवन में? जी, आई थिंक एक और चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आपकी लाइफ वेव्स में चलती है, राइट. कि एक अप है, वो 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, 5 साल से, फिर एक डाउन आएगा. वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ऊपर नीचे, आपकी फैमिली में कुछ हो गया तो वो आपको स्ट्रेस डाउन रखेगा, फिर ऊपर जाएगा. तो धीरे धीरे नाउ आई स्टार्ट लुकिंग बैक एंड सी कि ओके अभी अप है, तो फोकस हार्ड, वर्क हार्ड, ऑल ऑफ दैट. डाउन चल रहा है फॉर वट एवर रीजन, जैसे कोविड वॉज अ डाउन फेज, चुप बैठे रहो, जस्ट पास इट थ्रू. तो आई थिंक अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है उस मामले में. एज अ मेंटलिस्ट तो आने भी चाहिए थोड़ी बहुत. और एज करिश्मा कोच आप फोर्ब्स के 40 अंडर 40? जी, फोर्ब्स में एक स्टोरी हुआ था जिसमें मैं आया था. फोर्ब्स इंडिया में, आउटलुक बिजनेस डिड अ होल स्टोरी ऑन मी, गार्जियन डिड अ स्टोरी इन यूके विच वाज वेरी वायरल. उसी से हमें बहुत सारे क्लाइंट्स मिले थे. तो वो सब करिश्मा कोच के कुछ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो सेलिब्रिटीज़ थे या बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, तो उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया जर्नलिस्ट ने कि आप को जेन्युइनली क्या फ़ायदा हुआ, ये सब. तो इस तरह के इंटरव्यूज थे. मेरे आखिरी के 2-3 सवाल रह गए हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक की जाए, देखें कुछ क्या करें. बिल्कुल. सो माइंड से जुड़ा हुआ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया माइंड रीडिंग का, कि भाई कैसे कुछ आप एक वर्ड को गैस कर सकते हैं. सेकंड चीज़ होती है अक्सर कि कुछ चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सको, राइट, कि अरे मैंने पहले से कुछ लिख दिया, अब देखो ये हो गया, राइट. और एक होता है एक्सट्रीम प्रिडिक्शन, कि मुझे याद है मैं पहली बार जब यूके गया था एज एम, तो मेरा एक दोस्त है जो मुझे पिक करने आया था, और अनलाइक इंडिया वहाँ पे लोग अंदर तक चले जाते हैं, राइट, पिक करने. तो वो फ़ोटो उन्होंने क्लिक किया था मुझे एयरपोर्ट पे कि मैं ऐसे जा रहा हूँ हुडी वगैरह में. तो वो फ़ोटोज़ मेरे पहली पोस्ट थी इंस्टाग्राम की, ठीक है. तो वो पोस्ट चेंज नहीं हो सकती, वो ना पिछले 5 साल 10 साल में चेंज हुई, ना आगे होगी. तो उस पर पीछे मेरे बैकग्राउंड में कुछ लिखा था, जैसे होता है ना किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट होता है कि डिज़ाइन बनी है, कुछ फ़ोटो बना है, तो वो फ़ोटो वहाँ उस इमेज में दिख रहा है मेरे पीछे, या जो भी चीज़ है वो वर्ड लिखा है वहाँ पे. तो मेरा ये है कि वो 2017 या 18 का है पोस्ट, मैं उसमें जाके चेंज नहीं कर सकता. तो लेट्स सी कि हम वो रिक्रिएट कर सकते हैं कि नहीं. तो उसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवन ऑडियंस जो घर पे हैं वो देख सकते हैं जाके एज अ प्रेडिक्शन. तो इट्स लाइक हम सबके साथ एक साथ कर रहे हैं. तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं, जब तक देखेंगे वो सब इसका पार्ट बन सकते हैं. तो इसलिए मैं ये करना चाह रहा था. तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ मैं एक 2 डिजिट नंबर आप सोचें, और मेरा काम है आपको इन्फ्लुएंस करना वो पर्टिकुलर नंबर सोचने के लिए, विच इज़ 2 डिजिट. अगर मैं वो नंबर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया तो पूरा ट्रिक या माइंड गेम जो है, और ये सबके साथ चल रहा है, व्यूअर्स के साथ भी, ये व्यूअर्स के साथ भी ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स व्यूअर्स आपके थ्रू हैं, तो अभी के लिए ये फर्स्ट पार्ट आपके साथ हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ आपको एक 2 डिजिट का नंबर सोचना है, विच मीन्स 11 से लेके 99 के बीच कोई एक, राइट. मैं आपको ऑफिशियली ऐसे अपफ्रंट कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रहा हूँ. आपके पास फ्री चॉइस है, आप जितनी बार चेंज कर सकें. हो सकता है इस इंटरव्यू के दौरान मैंने कुछ ऐसा किया हो जो शायद ऑडियंस पकड़ पाए एक सर्टन नंबर. तो आप इत्मीनान से डिसीजन लीजिए कि आप जो 2 डिजिट नंबर सोच रहे हैं उसी पे स्टिक होना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं. स्टिक होना चाहती हूँ. श्योर हैं आप? ओके. तो वो जो 2 डिजिट नंबर है आप ऑडियंस को और मुझे सबको बता सकते हैं. इट्स फाइन अभी, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, आप बताइए. इट्स फाइन.
48। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस पे जाएं और हम सबके पास नोट पैड्स होती हैं, राइट? तो जो आपका नंबर है, मैं चाहता हूँ आप मेरी नोट पैड खोलें। मैं उसे टच नहीं करना चाहिए, नोट्स हैं, नोट्स पे क्लिक करिए। ये हम ऐसे स्क्रीन पे दिखाते रहे? हाँ, दिखा भी सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। तो आपने नोट्स पे क्लिक किया। इसमें जैसे मैं बोला एयरपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, तो ये बहुत सारी लिस्ट हैं, तो इसमें एयर ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज़ पे क्लिक करिए। एयर ट्रैवल से जुड़ा जो है थर्ड, ये वाला, राइट? आपने एक नंबर बोला है पर्टिकुलरली। अब यहाँ देखिए बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं रैंडम जो एयर ट्रैवल के दौरान आते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, आप पढ़ के भी सुना सकते हैं कुछ ऐसे जो आपको दिख रहे हैं टॉप पे। ब्लैक बॉक्स, टेक ऑफ, टचडाउन, इमरजेंसी एग्जिट। अब आप स्क्रॉल करके उस नंबर पे जाइए जो आपने बोला है। 48 अराइवल्स। आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आपके इंस्टाग्राम पे, और सारे ऑडियंस घर पे जा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपके पे जाएं? मेरे पेज पे मेरा हैंडल है इंडियन मेंटलिस्ट। और सर तब तक आप इस पे जूम भी कर सकते हैं। अराइवल्स पे 48 वर्ड। इस पे कहाँ देखूं? आपको इंडियन मेंटलिस्ट मिल गया। अब पहली पोस्ट पे जाइए, ज़्यादा पोस्ट है नहीं मेरी, और आप उस पर क्लिक करिए और देखिए उस पर क्या लिखा है। और मेरा फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता रियल टाइम। अराइवल्स ना मेरे साथ कोई है, मैं अकेले आया हूँ यहाँ, तो यहाँ आपकी टीम है सिर्फ। और यहाँ अराइवल्स है, और उस पर नीचे लिखा भी है मैसेज, और आप डेट पढ़ सकते हैं कि वो एक्चुअली थोड़ा नीचे जाएंगे तो पोस्टिंग की डेट भी है। 31 दिसंबर 2016। 2016। अगर आप कुछ और नंबर कहते तो सब कुछ बदल जाता 48 के अलावा। पर आपने 48 क्यों कहा, ये है सवाल जिसे आपको देना है अपने आप को जवाब। ओह माय गॉड, तो आपने मुझसे इन्फ्लुएंस किया है, आपने मुझे हिप्नोटाइज किया है 48 कहने के लिए। पहले मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि प्लीज़ मुझे बुलाइए आपके पॉडकास्ट पे। सेकंड इन्फ्लुएंस मैंने किया 48 सोचने के लिए आपको। क्वेश्चन ये है कि कैसे। अच्छा, मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाली हूँ। बिल्कुल। आजकल एक दो बाबा लोग भी हैं, वो भी माइंड रीडिंग करते हैं कि कोई उससे लोगों से पूछते हैं, अच्छा क्या तुम्हारा सवाल ये है, तुमने पेपर में क्या लिखा है, कुछ कुछ इस तरह का। वो क्या है? वो मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीडर्स हैं? देखिए इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली लाइव वो चीज़ नहीं देखी है। तो अगर मैं देख पाऊँ एंड टू एंड तो शायद मैं बेहतर कमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि एक अजम्पशन है अभी राइट नाउ, राइट? तो मैं किसी भी चीज़ को अपफ्रंट डिस्कार्ड नहीं करना चाहता। जब हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को जस्ट बिकॉज वो आउटरेजियस साउंड कर रही है, टू गुड टू बी ट्रू है, तो आप उसे डिस्कार्ड मत करिए जब तक कि आप उससे एक फेयर चांस ना दें। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी तक हम क्या कर रहे हैं मेंटलिस्ट या माइंड रीडर्स के साथ? हम एंटरटेनमेंट, भाई टीवी शो पे हो गए इस तरह का, या आपने एक स्टेज शो कर लिया, लोग बिल्कुल इन ऑ हो गए, बट व्हाट नेक्स्ट, उसके बियॉन्ड क्या? तो हिप्नोसिस एटलीस्ट मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इससे आप कुछ किसी का भला भी कर सकते हैं, कोई सोशल चेंज ला सकते हैं, या किसी की हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। कैन यू हील समवन थ्रू हिप्नोसिस? यस, शॉर्ट आंसर इज़ यस। सो होता क्या है कि जनरली ह्यूमन बींग्स आर आपकी जो हिप्नोसिस सजेस्टिबिलिटी है, या आप कितने ससेप्टिबल हैं हिप्नोटाइज होने के, वो एक स्केल होती है कि 1 to 10 फॉर एग्जांपल। तो कुछ लोग 1 to 3 पे रहते हैं, मतलब लेस लाइकली टू गेट हिप्नोटाइज। सम पीपल आर ऑन 9-10 की बहुत आसानी से वो इमेजिनेशन करके डीप ट्रांस में जा सकते हैं। तो जो लोग गुड सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लाइफ में आप लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस ला सकते हैं, चाहे वो डिप्रेशन से जुड़ा हो, चाहे वो स्मोकिंग छोड़ने से या कोई बुरी आदत, चाहे वो फोबियाज दूर करना हो। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। एक्सपोजर थेरेपी की तरह भी यूज़ होता है। उसके लिए ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं। इंडिया में शायद थोड़े कम है, बट अमेरिका और यूके में बहुत हैं। तो डेफिनेटली है, उस पर बहुत सारी रिसर्च साइंटिस्ट खुद भी कर रहे हैं, और तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। और जो पूरा पर्पस है बड़ा, वो यही था कि इवेंचुअली आई वांट टू डू समथिंग इन दैट डायरेक्शन, बट उसके लिए मुझे भी और ज़्यादा सीखते रहना पड़ेगा। मुझे आपकी सारी बातों में ना सबसे ख़ास बात ये लगी कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी, और आजकल बहुत बड़ा इशू हमारे लिए, बहुत बड़ा कंसर्न है जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। मैं चाहती हूँ सारे ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं निराश हो रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, अपने किसी को उसमें एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहे, कंपटीशन में, सबके लिए आपका क्या मैसेज होगा आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है आज भी एक बार ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, जो मैंने कभी नहीं कहा किसी को, कि आई गॉट सुसाइडल थाट्स जब अराउंड 10th या 11th की बात है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न क्लब थे, ऑफ कोर्स फेल होना ये सब तो था ही। लकीली आई गॉट ओवर दोस,
बट आई डिडंट हैव एनी हेल्प एंड आई थिंक कि आज खासतौर से जितना इंटरनेट आ गया, अभी AI आ रहा है, तो 1-2 साल 5 साल में ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितने ज़्यादा आपकी रैंक है, क्या आप कुछ क्रैक कर पाए या नहीं कर पाए. एंड आई थिंक जो चीज़ें मैटर करेंगी, आप इन सब चीज़ों के बिना भी एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं. आप अपनी खुद की राह ढूंढ सकते हैं. आप इतने सारे नए प्रोफेशंस आ चुके हैं और आने वाले हैं इंटरनेट के थ्रू, जहाँ आप अपनी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड लाइफ इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम. यहाँ हर कोई जीत सकता है. हर कोई एग्जैक्टली वो नहीं जीत सकता जो वो चाहता है, बट डेफिनेटली जब ऐसा कहते हैं पहले ज़माने में एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है. तो यू हैव टू कीप होप. होप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑप्टिमिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स माई मैसेज, बिकॉज आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन माई सेल्फ. मुझे लाइफ में बहुत होप की वजह से हेल्प मिली है. तो that's more or less my message. Thank you so much, M. Thank you for coming on the show. अब तो कुछ नहीं रीड कर रहे हैं. बस अभी तो मैं हैंडशेक कर रहा हूँ थोड़ा सा. Thank you so much. It was lovely talking to you.